जोहार, नमस्कार। G20 पूरी दुनिया में G20 पर ही सबसे ज़्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा है। भारत में इसका इम्पैक्ट है भी। लगभग एक साल से भारत के विभिन्न स्थानों में G20 की बैठकें हो रही हैं, अलग अलग समूह की, और अलग अलग जानकारियाँ लोग इकट्ठा कर रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग, राजनयिक एक्सपर्ट्स आकर के इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और G20 का जो अपना उद्देश्य है, उस उद्देश्य के मुताबिक 21वीं सदी जिसमें कि हम लोग चल रहे हैं, उसमें हमारे जो डिमांड्स हैं उसको फुलफ़िल कैसे करेंगे, हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान कैसे करेंगे, और एक नया नारा वसुधैव कुटुंबकम का, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। बहुत पहले वेदों में ये बात आई थी वसुधैव कुटुंबकम की। गांधी जी ने, फिर विनोबा जी ने इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे करके वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी। अब G20 में इस पर ज़्यादा थ्रस्ट दिया जा रहा है और भारत प्रधानमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। तथ्य भी यही है कि सबका भविष्य एक ही जैसा है। अगर वायुमंडल ठीक ठाक नहीं रहेगा, पर्यावरण ठीक ठाक नहीं रहेगा, मौसम ठीक ठाक से बरसेगा नहीं, मौसम ठीक ठाक नहीं रहेगा, तो पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी। और उसके बाद एक का प्रभाव दूसरे पर, दूसरे का प्रभाव तीसरे पर, तीसरे का प्रभाव, जो इस साल हम लोग थोड़ा ज़्यादा देख और झेल रहे हैं। ये G20 है क्या? G20 से क्या निकलना है? इसका उद्देश्य क्या है? इस पर एक्सपर्ट्स बताएंगे। आइए हम परिचय कराते हैं। बीच बहस में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं प्रोफेसर हरेश्वर दयाल, जो अर्थशास्त्री हैं और दर्जनों बार आपके सामने रूबरू हो चुके हैं। अर्थशास्त्र के मामले में समझाएंगे कि G20 का पूरी दुनिया में आज के दिन में क्या महत्व है और ख़ास करके भारत में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे साथ हैं AK सिंह, जो लीड्स जैसी बड़ी संस्था चलाते हैं, RT फोरम चलाते हैं, पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा काम है, हज़ारों वृक्ष लगाए हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है रश्मि वर्मा। रश्मि वर्मा सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में मास कम्युनिकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर निरंजन साहू, जो XISS में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं। आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। हरेश्वर जी, आप ही से मैं आरंभ करता हूं कि अगर एक इकोनॉमिस्ट की दृष्टि से देखें तो G20 का भारत में कई मीटिंग हो चुका है और आज समापन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, मीटिंग चल रहा है। G20 जिसकी की चर्चा हो रही है, हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं G20 माने क्या? G20 अगर है तो इससे भारत में आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ना है, झारखंड में क्या प्रभाव पड़ना है, व्यक्ति के सेहत पर क्या प्रभाव पड़ना है? हाँ, एक ये अगर आप देखिए, इसकी शुरुआत हुई जब एशियन क्राइसिस, जिसको हम लोग ईस्ट एशियन क्राइसिस भी कहते हैं, उससे इसकी शुरुआत हुई। और जिस समय में कि ईस्ट एशिया के थाईलैंड से शुरू हुआ, वो इंडोनेशिया वगैरह जितने देश थे, ये सभी उससे काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए। और इसके कारण जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर भी इसका असर पड़ा। तो इसके पहले G7 पहले से बना हुआ था, जो G8 भी हो गया था, फिर G8 से फिर बाद में वो G7 फिर हो गया, रशिया उसमें इंक्लूड हुआ, फिर रशिया उसमें एक्सक्लूड हुआ। तो ये पहले से बना हुआ था जो विकसित देशों का था। लेकिन इन लोगों ने यह अनुभव किया कि ये जो मध्य आय वाले देश हैं, अगर इनको इंक्लूड नहीं किया जाए इसमें, तो इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में उथल पुथल होता रहेगा। क्योंकि ये उनके डिमांड, उनके प्रोडक्ट के यहाँ से आते हैं या उनके निवेश यहाँ पर लगते हैं। तो जैसे जो थाईलैंड की जो क्राइसिस, जो ईस्ट एशियन क्राइसिस शुरू हुई थी, वो कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन से शुरू हुई थी, जो एक बार 1929 में यह हुआ था, जो ग्लोबल डिप्रेशन जो शुरू हुआ था, जिसको हम लोग ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, उस समय शुरू हुआ था। क्योंकि उसी तरह की फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो समझा गया कि हर देश एक दूसरे पे आश्रित है, और इसको समझने के लिए फिर से यह G20, जिसमें मध्य
आय वाले देश और G7 के जितने देश हैं वह भी इंक्लूडेड हैं, 19 देश और यूरोपियन यूनियन इसमें सम्मिलित हैं। तो ये मिला करके हुआ कि नहीं, अब जब तक एक सतत और समावेशी अर्थव्यवस्था नहीं विकसित होती है, ग्लोबल अर्थव्यवस्था, तब तक विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो शुरुआत यहीं से हुई और सारा प्रयास इसी पे है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे उसमें जुड़ते रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मुद्दा है, क्लीन एनर्जी का मुद्दा है, पर्यावरण सुरक्षा का मुद्दा है, ग्लोबल सेफ्टी का मुद्दा है कि कैसे जो टेररिज्म वगैरह है उससे निजात पाया जाए, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है। तो बहुत सारे मुद्दे उसके साथ जुड़ते चले गए हैं। हाँ, AK सिंह जी, UN का जो अपना MDG था, तो MDG कन्वर्ट करके SDG में लाया गया। तो एक तो कन्वर्सन और G20 को अगर देखें तो इससे क्या तालमेल होता है? जैसे MDG था कि पूरी दुनिया को एक डेवलपमेंट पैराडाइम के अंदर ला करके और दुनिया को एक रहने योग्य स्थान बनाना। जब ये MDG का ठीक से प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तब 2013 से एक प्रक्रिया चली कि हम लोग एक्शन 2015, 15 में MDG ख़त्म हो रहा है, तो 2015 से लेकर के 30 तक के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, जिसके 17 गोल तय किए गए पूरी दुनिया के लिए, इसके माध्यम से हम लोग काम करेंगे। उसमें 17वां गोल जो है वो पार्टनरशिप का है। ये बोला गया है कि यदि सच में दुनिया को डेवलपमेंट के दायरे में लाना है और जो गरीब राष्ट्र हैं, गरीब राष्ट्र के लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, वैसे लोगों के यदि उनको खाद्य सुरक्षा देना हो, डिग्निफाइड लाइफ और लाइवलीहुड देना हो, तो पूरी दुनिया में एक पार्टनरशिप होना चाहिए। और गोल नंबर 17 जो है उसको इंश्योर करने का एक बड़ा जिम्मेवारी है G20 के ऊपर में, क्योंकि G20 में पूरी दुनिया का 2/3 पॉपुलेशन रहती है। तो इसका मतलब एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद पूरे दुनिया का जो बिज़नेस है, 75% बिजनेस G20 के कंट्री के अंदर में होता है और पूरी दुनिया का GDP का 85% इस सिर्फ G20 के अंदर से जनरेट होता है। तो इसका मतलब कि G20 यदि चाहे तो दुनिया में बहुत सारे मुद्दों को एड्रेस कर सकता है। और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो अवधारणा है, जो सोचा गया है, वो भी एक मुद्दा इसमें है। उसके मेजर जो गोल्स हैं उसके सारे मुद्दे इसमें भी हैं, जो अभी भारत सरकार ने तय किया है, जिस पे चर्चा होगी कल और परसों। तो इस तरह से SDG तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली यदि G20 का कोऑपरेशन G20 के अंदर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं रहे। जैसे कि पिछले 2 मीटिंग का हम देखेंगे, इंडोनेशिया में हम लोग थे वहाँ पर, तो वहाँ पे एक कॉमन स्टेटमेंट नहीं आया G20 की मीटिंग के बाद, क्योंकि वो विवाद हो गया मीटिंग के तहत कि जो यूक्रेन है, रशिया का वार है, तो 2 कंट्री ने बोला कि इस पर हम लोग साइन नहीं करेंगे, तो नहीं हुआ। आज और कल परसों भी जो मीटिंग होने वाली है 10 तारीख को, ये भी संभावना है कि एक कॉमन स्टेटमेंट में सहमति सबकी नहीं बने। तो इस तरह के छोटे छोटे विवाद जो हैं ये अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत ने बहुत एक बड़े दायरे में इस प्रोग्राम को किया है। और मुझे लगता है कि अब तक का जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, या 18वां सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है, जितने भी प्रोग्राम हुए हैं वो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम भारत ने किया है, जो करीब 60 शहरों में 220 से ऊपर मीटिंग हुए हैं। शेरपा की 3 मीटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोशिश की जा रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यदि ठीक से रियलाइज़ करना हो तो उसमें G20 की एक बड़ी भूमिका है। G20 में वैसे कंट्री हैं जो पूरी दुनिया के लिए फंडिंग करते हैं गरीबों के सपोर्ट के लिए, और वैसे कंट्री भी हैं जो रिसीवर भी हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश किया है और एक एजेंडा भी लाया है इसमें कि हम लोग क्या अफ्रीकन कंट्री ऐसे जो कुछ अंडर डेवलप हैं और कुछ डेवलपिंग हैं, वैसे ग्रुप्स को भी इसमें ला सकते हैं क्या। तो ये भी एक थीमेटिकली एक सहमति बनी है सबों में, और मुझे लगता है कि ये ग्रुप और भी आने वाले दिन में बड़ा होगा। और ऐसा आशा है कि जो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, वन अर्थ की बात कर रहे हैं, वन फैमिली की बात कर रहे हैं, वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं,
तो ये पूरी जो थीम है अलाइन किया जा रहा है G20 के एफर्ट, SDG के जो टारगेट्स हैं और लोगों के जो भविष्य हैं, इन तीनों को अलाइन करने की कोशिश की जा रही है इसमें। डॉक्टर रश्मि वर्मा, आप खास करके जो स्टूडेंट्स को डील करती हैं मास कम्युनिकेशन में, और महिलाएं भी इंक्लूसिव हैं या एक्सक्लूडिंग हैं, या G20 का उन पर क्या प्रभाव पड़ने का आप सोच रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, तो G20 जैसे हम सभी जान रहे हैं एक शिखर सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में अभी, और बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां इसके बाबत की गई हैं। और अगर हम इसको देखें बृहत्तर परिदृश्य में देखें, क्योंकि मैं संचार, आपने बताया कि संचार के परिदृश्य से अगर हम इसे अपनी दर्शकों को बताएं, तो हम अगर देखें जो इसका ध्येय वाक्य जो आपने बताया वसुदेव कुटुंबकम, केवल महाउपनिषद से लिया गया एक ध्येय वाक्य ही नहीं है, ये हमारे देश के दर्शन, अध्यात्म और साथ ही साथ हमारे भविष्योन्मुखी जो सोच है देश की, भारत की, उसको भी परिलक्षित करता है। तो जो G20 की अब ये वार्ता चल रही है, शिखर सम्मेलन चल रहा है, ये हमारे देश की मूल भावना को प्रदर्शित कर रहा है एक बड़े वैश्विक मंच पर। आपने महिलाओं की बात की, तो हम जानते हैं कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अभी आज भी महिलाएं देश ही नहीं दुनिया में बहुत सारे ऐसे अवसर हैं, चाहे वो रोज़गार के अवसर हों, चाहे वो डिजिटल क्रांति हो, कहीं ना कहीं हाशिए पर हैं। तो शिखर G20 के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें से एक उद्देश्य यह भी है कि महिलाओं की भागीदारी को किस तरह से किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य धारा में लेकर आया जाए, किस तरह से उनके प्रयासों को एक्नॉलेज किया जाए और उनके लिए ज़्यादा अवसर की समानता को पैदा की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में संचार के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिजिटल क्रांति की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो एक प्रमुख मुद्दा भी है। तो भारत मंडपम में भी एक बाकायदा एक डिजिटल जोन बनाया गया है, जहां पर देश की जो डिजिटल क्रांति के संदर्भ में उपलब्धियां हैं, चाहे वो डिजी लॉकर हो, UPI हो, आधार हो और ई संजीवनी का कार्य हो, उन सभी को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया गया है। तो ऐसे में भारत जो अभी तक डिजिटल पिछले 2-3 वर्षों में हमने जिस तरह से पहले डिजिटल डिवाइड की बात की जाती थी, आजकल स्थितियां बहुत हद तक सुधरी हैं, क्योंकि आज हर एक भारतीय के हाथ में स्मार्टफोन है, हर एक व्यक्ति सूचनाओं को प्राप्त कर पा रहा है, उसका उपयोग कर पा रहा है, डिजिटल क्रांति का सहभागी बना है। UPI ने तो और भी ज़्यादा स्थितियाँ बहुत ही कहना चाहिए बहुत बेहतर की तरफ कर दी हैं। हम सभी लोग UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं, और केवल देश के लिए ही नहीं विश्व के लिए भी ये एक बड़ा कहना चाहिए सफलता का पैमाना बना है कि हम देख रहे हैं इतनी बड़ी आबादी वाले देश में अगर हम UPI को सफल तरीके से संचालित कर पा रहे हैं, तो बाकी देशों के लिए भी एक तरह से ये एक लर्निंग का ग्राउंड बन सकता है। तो महिलाओं के लिए डिजिटल एक्सेस को बढ़ाना, जिसको हम डिजिटल जेंडर डिवाइड कहते हैं, आज भी महिलाएं डिजिटल उपकरणों तक, डिजिटल टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच उतनी बड़ी नहीं है, उसको बढ़ाया जाए, अवसरों की समानता को बढ़ाया जाए, उनके स्किलिंग की, उनकी एजुकेशन के लिए प्रयासों को तेज किया जाए। इसी कुछ मुद्दों पर G20 शिखर सम्मेलन अपना फोकस कर रहा है। और हम संचार के परिदृश्य से, जैसे मैंने कहा, अभी ये एक बड़ा एक इस तरह का सम्मेलन है। अभी सर ने बताया कि कितना बड़ा आयोजन है, इस तरह के आयोजन देखे नहीं गए थे पहले। तो देश भर के कहना चाहिए 50 से 60 शहरों में जो 200 वार्ताएं हुई हैं और होनी हैं आगे, ये सभी एक कहीं ना कहीं एक कल्चरल एक मैसेज भी दे रही हैं। इतने सारे प्रतिनिधि हमारे देश के विभिन्न शहरों में आए और उन्होंने कल्चरल डाइवर्सिटी को देखा, हमारे देश की जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको देखा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का एक बहुत ही जो डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं उसको वो महसूस कर पा रहे हैं खुद। और अभिव्यक्ति के संदर्भ में बात करें तो वसुदेव कुटुंबकम, जैसे मैंने कहा, उपनिषद का केवल एक वाक्य नहीं है, ये हमारे संस्कृति का परिचारक है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स का परिचारक है। और हम केवल जब बात करते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की, तो हम केवल अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वैश्विक मंच की बात कर रहे हैं कि वैश्विक मंच पर जो बाकी सब देश हैं उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। इसलिए अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो शिखर सम्मेलन है इससे कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। प्रोफेसर निरंजन साहू जी,
अब आपका इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स इसमें जो आपकी समस्या खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ते हुए, इसलिए कि यह आम धारणा, आम मान्यता है और आम बहस में ये चीज़ें शामिल हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है, उस मॉडल की वजह से डिजास्टर्स आ रहे हैं, लगातार डिजास्टर बढ़ता जा रहा है। G20 से इसमें क्या कमी आएगी, क्या उम्मीद करते हैं आप? जी, थैंक यू सो मच मधुकर जी। और मेरे कलीग्स भी हरीश्वर जी और अवध किशोर जी इस बारे में थोड़ा सा हिंट्स दे चुके हैं। मैं कहूँगा जो 6 प्रायोरिटाइज्ड एरियाज़ चुना गया है G20 समिट में, वो है, उसमें एक है ग्रीन डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट फाइनेंस एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो उसमें डिजास्टर, जैसे मैम अभी रश्मि मैम ने बताई, जो 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर आपने भी बताए थे बिगिनिंग से, तो ये 1 फ्यूचर संभव हो सकता तब जब हम लोग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन तरफ हम लोग कुछ काम करें। मैंने एक सम्मेलन ही अटेंड किया था 2017 में, यूनाइटेड नेशंस का, UNDRR की, मेक्सिको में। उसमें मैंने एक वो जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म थी, उसमें 250 कंट्री, करीब 250 कंट्री भाग लिए थे। मैंने उसमें भी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस की भी वो चेयरिंग कर रहे थे सेशन। उसमें मैंने एक सजेशन दिया था यही कॉन्टेक्स्ट में। आज जो G20 में जो कमियां के बारे में आपने बोल रहे हैं, सेम वो भी था, ग्लोबल प्लेटफॉर्म थी 250 कंट्री के बीच में। उसमें मैंने एक सजेशन दिया था। जो सजेशन किया था ना, जितने कंट्रीज है, करीब 90% से ज़्यादा कंट्रीज़ का अपना डिजास्टर मैनेजमेंट डेडिकेटेड एक डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है नहीं। हमारे इंडिया में भी है नहीं। हमारे इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है ना, विभिन्न डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने सारी बजट प्रोविज़न के बाद दे ईयर मार्क बजट फॉर डिफरेंट मिनिस्ट्री, जैसे एग्रीकल्चर हो या हेल्थ हो या वुमेन जेंडर इशू हो, सब मिनिस्ट्री का जो एनुअल बजट बनाते हैं, बजट ख़त्म होने के बाद जो बच जाता है उसको डाल दो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अगर बचता है लेफ्ट आउट जो सरप्लस बजट, ऐसा क्यों? मैंने कहा था, सारी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में सजेशन दिया था, ये सारी कंट्रीज़ का अपना अपना एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री हो एंड द मिनिस्ट्री शुड ईयर मार्क देयर ओन बजट फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। क्यों कहा था मैंने ना, अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, 2% GDP बचा सकते हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं हुआ, 2% GDP घट रहे हर साल, क्योंकि इतना नुकसान डैमेजेस हो रहे हैं, नुकसान हो रही है, उसको अगर बचा सकते हैं हमारा 2% GDP और इंक्रीज होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में एक सुझाव मैंने दिया था यूनाइटेड नेशंस के एक प्लेटफॉर्म में। अभी हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उस पर्सपेक्टिव में, डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, तो इंडिया में जो डिजास्टर मैनेजमेंट काम चल रही है, करीब ठीक है, लेकिन अभी जो ग्लोबल G20 जब समिट, 20 कंट्री का है, एक एसोसिएशन है, 19 कंट्री और यूरोपियन एसोसिएशन, यूरोपियन यूनियन। अभी अवध जी बोले जो साउथ अफ्रीकन, जो अफ्रीकन यूनियंस को भी इंक्लूड करने के लिए चल रहे बात। बट ये केवल 20 कंट्रीज़ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो करेंगे पूरा विश्व के लिए। तो मैं इसको G20 नहीं बोलूँगा, भले वो G20, लेकिन ये G20 नहीं, ये G250 बोलेंगे। मैं अगर जितना देश उतना देश को शामिल करनी चाहिए। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत अपकमिंग एरिया है। इसके लिए जो डिजास्टर क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए सब्सटेंशियल बजट प्रोविजन करनी चाहिए G20 थ्रू माध्यम से, यही मेरा कहना है। हाँ, हरीश्वर दयाल जी, आप इकोनॉमिस्ट हैं और हमारा सवाल हर बार की तरह एक ही है कि हम जैसे ही लाइफ को डिग्निटी के साथ बात करते हैं और एक पृथ्वी, एक परिवार की बात करते हैं, तो हमारे परिवार का एक बड़ा हिस्सा हाशिए पर है, पायदान पर है। उसको लाने की कोशिशें चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। तो जब वो हाशिए पर ही रहेगा तो सबका भविष्य एक जैसा कैसे होगा? उसका भविष्य अलग है, जो स्थिति है उसकी, उसको भी मूल रूप से फोकस में ले आना है, ताकि उसकी गरीबी, उसका भूख, उसकी अशिक्षा, उसका
अंधविश्वास, उसके यहाँ जो कुप्रथाएं हैं वो सब ठीक हो और मुख्य धारा में आकर समानता की बात करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, लाइफ इज डिग्निटी। उसको हम कैसे लाएंगे? हमारे यहाँ जो अस्पृश्यता आज भी है, हमारे यहाँ महिला होने के नाते उड्डाइन हो गई और डाइन के नाम पर मार देना है, महिला होने के नाते दहेज देना है, ये सारी चीज़ें भी हैं। और रहा डिजास्टर का, तो जब तक हम प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बिठा करके नहीं चलेंगे तब तक डिजास्टर्स तो बढ़ते ही जाएंगे ना। अभी जितने बढ़े हैं, चाहे हिमाचल का मामला हो, चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे आपका उड़ीसा में उतना बड़ा, इतना बड़े पैमाने पर सुपर साइक्लोन तो कभी आया नहीं था, अगर हम 5 साल 10 साल का देखें आंकड़ा, खास करके इस 21वीं शताब्दी का, और बढ़ता ही जा रहा है और बहुत विनाश करके जाता है। उस स्थिति में G20 क्या कर पाएगा? अमेरिका में भी जी, अमेरिका में बहुत डिजास्टर है। हाँ, इस बार अगर आप देखें, कुछ समय से भारत, हम लोग जो कहते हैं ग्लोबल साउथ का एक एडवोकेट बनकर के उभरा है। तो सिर्फ यहाँ की गरीबी, अशिक्षा और गरीबी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, सिर्फ हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व को दूर करने का वो प्रयास कर रहा है। तो इस G20 में भी वो ग्लोबल साउथ का वॉइस बन करके उठा है, और इसीलिए जो अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने की बात हो रही है, जिसमें कि नाइजीरिया को और उस तरह के कुछ देशों को अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है यहाँ पर। तो उससे संबंधित कई चीज़ों को इन्होंने उठाया। तो एक जैसे कि जिसमें कुछ जगह पर विवाद भी है, जैसे एक बड़ा मुद्दा है वह है कि उत्सर्जन से संबंधित जो लक्ष्य हैं, तो यह लक्ष्य जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, एक ही होना चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हैं डिज़ास्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत हद तक दूर होगा अगर हम लोग क्लीन एनर्जी या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करें। लेकिन क्लीन एनर्जी को देने के पीछे या जो उत्सर्ज के लक्ष्य हैं, अगर इनको हम लोग कम कर दें तो इसके साथ विकास भी प्रभावित होगा। क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाले सबसे बड़े जो देश रहे हैं वह रहे हैं जो विकसित देश हैं, और जब हमारे विकास करने की बारी आई तब तक ये लक्ष्य ला दिया गया है। तो हमारा देश या जो विकसित देश हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, आप हम लोगों के लिए इस लक्ष्य को बढ़ा करके रखिए ताकि हम लोग भी तब तक विकसित हो जाएं। ऐसा नहीं है कि हमको लक्ष्य नहीं पूरा करना है, हम लोग भी चाह रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए, आप पहले इसको पूरा कीजिए। दूसरा, हम लोग उनको कह रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेवारी समझिए कि आपने अपने को विकास करने के लिए जितना ये फॉसिल फ्यूल वगैरह आपने व्यवहार किया है या जितना डैमेज किया है, उसके लिए हम लोगों को क्लीन एनर्जी के लिए आप फाइनेंस करना शुरू कीजिए। तो वह होता है तो हम लोगों का विकास भी होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो पर्यावरण से संबंधित जो इश्यूज़ हो रहे हैं, तो दोनों, ये विकास और पर्यावरण, दोनों को हम लोग बैलेंस करके देखेंगे। और अगर हम लोग विकास करते हैं तो निश्चय ही जो गरीब हैं उनको भी फ़ायदा होगा, गरीब देशों को फ़ायदा होगा, गरीब देशों में रहने वाले गरीबों को भी उससे लाभ मिलेगा। तो यह था, महिलाएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश रहा है इसका। तो महिलाओं के लिए जगह जगह महिला सशक्तिकरण की बात, और सबसे बड़े विक्टिम अगर आप देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो वो महिलाएं होती हैं, या किसी भी इस तरह का जैसे टेररिज्म है उसकी भी विक्टिम होती हैं। तो इन तीनों इश्यूज़ को, टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए ग्लोबल लेवल पे, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाए, इस पर है। जैसे पर्यावरण के लिए इन्होंने क्या किया है कि ये जो गोवा में मीटिंग हुई उसमें इन्होंने पर्यावरण ये टूरिज़्म के लिए, पर्यावरण का तो चेन्नई में हुआ था, टूरिज़्म के लिए इन्होंने क्या किया कि ग्रीन टूरिज़्म को प्रमोट करने की बात हुई। और जब ग्रीन टूरिज़्म की बात हो रही है तो उसमें कई चीज़ें बात हुई, लेकिन उसके साथ हुआ है कि जहाँ स्किलिंग की बात होगी वहाँ पर महिलाओं को भी स्किल किया जाए, उनको भी जोड़ा जाए टूरिज़्म से, जैसे गाइड के रूप में या इस तरह की उनकी ट्रेनिंग होगी तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और ग्रीन टूरिज़्म में जहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ जो पर्यावरण संबंधी जो टूरिज़्म होगा, पर्यटन होगा, उसको बढ़ावा दिया जाए, लेकिन उसके साथ जो डेस्टिनेशन है उसको भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि कई बार होता है कि पर्यावरण बढ़ने से इन्वायरमेंट डैमेज होता है। तो जो इस तरह के क्षेत्र हैं जो पर्यावरण के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर टूरिज़्म प्रमोट करें, लेकिन उसको भी, उस डेस्टिनेशन को भी आप प्रिजर्व करके रखें। तो ये सारी चीज़ें, कई मुद्दों को उन्होंने उठाया है। कुल मिलाकर के जहाँ तक 13 तो मिनिस्टेरियल लेवल मीटिंग हुई है, 185 मीटिंग्स हुई हैं अक्रॉस द कंट्री,
झारखंड में भी एक मीटिंग हुई थी टेक्नोलॉजी पे, तो यह भी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विकसित देश भी इसमें काफ़ी जागरूक हुए हैं और वह समझ रहे हैं कि क्या इसकी ज़रूरत है, कि जब तक ग्लोबल साउथ और डेवलप्ड कंट्रीज़ दोनों मिल कर के काम नहीं करते हैं, तब तक हम लोग ये वन अर्थ वन फैमिली वाली चीज़ें हम लोग नहीं कर सकेंगे। देखिए, एक तो मेरी अपनी जो समझ है वो है समझ कि जल जंगल ज़मीन, ये 3 वर्ड जो है वह जुड़ता है रामायण में जो है चितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिलबनी शरीरा, ये 5 तत्वों से ही रिलेटेड है। तो ये अगर सेफ नहीं रहेगा तो हम सूरज पर चले जाएं या और कहीं चले जाएं, वो सेफ कैसे होगा? और हमारे हिस्से का जितना है उसको तो सेफ कर सकते हैं। मसलन फैक्ट्रीज एक्ट के तहत फैक्ट्रीज को अपने धुएं और अपने पानी के उत्सर्जन के लिए रूल्स बने हुए हैं। उस रूल्स को मैंडेटरी है कि उनको पालन करना है, वो नहीं करते हैं। हमारी नदियाँ सूख गई, नदियाँ मर रही हैं, नदियाँ इतनी खराब हो गई, अब तो समुद्र की पर लोग चर्चा करने लगे कि समुद्र में इतने सारे प्लास्टिक घुस गए हैं। तो अगर नदियों को हम नहीं देखेंगे समुद्र कहाँ से रहेगा? नहीं। तो ये जो मूल और वो नहीं ठीक रहेगा, जमीन कहाँ से ठीक रहेगा? आज जमीन में प्लास्टिक निकाल रहे हैं। दूसरे ये कि हम बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकते हैं, बिना पानी के नहीं जी सकते, बिना अन्न के नहीं, बाकी सब चीज़ों के बगैर हम जी सकते हैं। हम डिग्निटी वाली लाइफ भी बिता सकते हैं इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट होकर के। तो इनमें संतुलन बनाने का मेरी समझ से आप लोग ज़्यादा बढ़िया जानते हैं कि एमडीजी को एसडीजी में कन्वर्ट करने के पीछे भी एक कारण था कि सस्टेनेबल, दूसरा भी जिए ना भाई, तुम जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है ज़िंदगी का रास्ता। दूसरा जो है जो खास करके हाशिए पर है, वो इस फोकस पॉइंट में ठीक है कि ये है कि एक पृथ्वी एक परिवार, उस परिवार में हमने तो उसको किनारे कर रखा है, हम उसको कैसे लाएं ताकि वो छुआछूत से दूर हो, ताकि वो गरीबी, उसको लाइन लगा करके हमेशा नहीं खड़ा आना पड़े थाली लेकर के भैया हमको खाना दे दो। ये जो हो रहा है उसमें उसको कितना लाभ मिलने वाला है, असल तो यही है ना। तभी ना धरती सुरक्षित रहेगी, तभी तो आतंकवाद नहीं होगा, तभी तो उग्रवाद रुकेगा ना। उसको भी पेट भरना चाहिए, उसको भी समानता का अवसर मिलना चाहिए। आते हैं आपकी तरफ, थोड़ा ए के सिंह की तरफ बताइए इसी सवाल पर, और आप लोग शामिल हो सकते हैं परिचर्चा में। इंट्रोडक्टरी हो गया है तो जहाँ चाहें आप लोग शामिल हो सकते हैं। एक बहुत ही रेडिकल सवाल आपने उठाया कि भारत जैसे देश, हम तो पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, G20 में भारत भी है और अफ्रीका भी है। नहीं, लेकिन जो शामिल कर रहे हैं अफ्रीका, हम लोगों का जो स्थिति है जी थोड़ा सा भिन्न है। जैसे आप नीदरलैंड में जाइए, जर्मनी में जाइए, तो वहाँ आपको इस तरह के जाति बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं जो हम लोगों के देश में जो विभिन्नता है। तो इसलिए हम लोगों के देश में डेवलपमेंट के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं हम लोग जैसे देश में, और इंडिया जैसे देश में तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ जाति धर्म सब कुछ हर आदमी के ब्लड लाइन में है। नहीं, हम ये कह रहे कि हम उसकी जमीन लेकर के फैक्ट्री लगा देते हैं और भूखे मरने लगता है। हम अमीर पर अमीर होते जाए, क्यों नहीं उसको स्टॉक होल्डर बनाया जाए और उसको पार्टनरशिप दिया जाए? ये तो रास्ता हो सकता है ना भाई। अगर उसको लाना है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य बनाना है, हमारे भविष्य के साथ अगर उसका भविष्य जुड़ा हुआ है तो दिखता नहीं ना, ये क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, नहीं, बिना उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के नहीं चलेगा। जब वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि वो किस जाति का है। और फिर भूल जाते हैं कि आप उसके साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करीब हालांकि नीयत नहीं बदलती है, वहाँ भी नीयत में कोट रहता है। करीब वो बदल जाता है कि हम उसके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन दिमाग में वही घूमता उससे भी मुक्त होना है ना। हो सकता है कि इसके होने से आगे आने वाले दिनों में एक जो डिजिटल इंटरफेरेंस पूरे डेवलपमेंट पैराडाइम में बढ़ाने की बात चल रही है, उसमें भारत ने एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाया है पूरे दुनिया को। जैसे आप देखेंगे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या जो भी पैसा हो लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब तो एक लेवल का मतलब तो क्लियर हो गया कि इसमें कहीं घूस नहीं दिया गया। उसके बाद क्या होती है वो तो दूसरा मुद्दा है, लेकिन कोशिश किया गया है कि पूरी डिजिटल एक एजेंडा है इस मीटिंग में कि डिजिटल लेन देन बढ़ाया जाए और डिजिटल एक्टिविटी बढ़ाई जाए, जिससे कि हम लोग इस तरह के जो विभिन्नताएं हैं उसको हम लोग एड्रेस कर सकें। एक बड़ा मुद्दा रहा है, थोड़ा सा और डीपर जाके देखते हैं कि 1995-96 में जो थाईलैंड का जो ये हुआ
क्राइसिस, डिबेकल हुआ, क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से ये 1999 में सिर्फ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उसकी मीटिंग से शुरुआत हुई और आज G20 के रूप में 2008 से चल रहा है पूरे दुनिया में। तो उसमें यही देखा गया था कि यदि इस तरह का डिबेकल यदि कुछ डेवलपिंग कंट्री में होता है या अंडर डेवलप कंट्री में होता है तो वहाँ की सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा असर पड़ता है और धीरे धीरे उनके ऊपर जब असर पड़ता है तो ये असर ट्रांसफ़र हो जाता है डेवलप कंट्री के ऊपर में। और यदि इस तरह का जक्स डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री में होता रहा जिनका संख्या बहुत ज़्यादा है तो ये जर्क को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी G8 और G7 कंट्री। तो इसीलिए इसमें कोशिश किया जा रहा है कि जिनके पास संसाधन नहीं पहुंची है अभी तक, या कंट्री हो या कंट्री के अंदर में इनसाइड द कंट्री जो सबसे नीचे मार्जिनलाइज ग्रुप के लोग हों, जो सिस्टमिक धांधली के शिकार हैं, तो उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए और पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए, तभी हम एक फैमिली की, एक अर्थ, एक फैमिली, एक समृद्धि की कल्पना कर सकते हैं। उसके लिए इसमें बहुत सारी बात हो रही है। देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है कि तय हो जाएगा तो उसको हर कंट्री को मानना ही है, लेकिन एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी कि हम लोगों को G20 के माध्यम से जो कमज़ोर कंट्री है, जिनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है गरीबी के कारण, वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम कम है, जिसके वजह से उग्रवाद, आतंकवाद पूरी दुनिया में फैल रहा है, देश के देश डिस्टर्ब हैं आज के डेट में, तो उसमें इनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि उन मुद्दों पे चर्चा करके और जहाँ जहाँ जो इश्यूज़ हैं उसको सब लोग अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उसको एड्रेस करें और एक दुनिया में वातावरण बने। यह धरती सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ कैपिटलिस्ट और कंपनी वाले लोगों के लिए नहीं है, यह धरती उस गांव के ग्राम सभा के लोगों की भी है, गांव के सबसे कमज़ोर तबके का भी है, जो इस पृथ्वी को चलने में मदद करता है। वो साइकिल यूज़ करता है, वो अपनी खेती बाड़ी ऑर्गेनिक माध्यम से करता है, पेड़ लगाता है, पेड़ को बचाता है, वो तो धरती को चलने में मदद कर रहा है, लेकिन उसकी रोजी रोजगार की व्यवस्था हम नहीं सोच पा रहे हैं। इसमें जो भारत ने इनिशिएटिव लिया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांगली भारत ने इन सारे मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। और अब 3 मुद्दे, इसमें 3 लाइन चलता है, पूरे G20 में 3 लाइन डिस्कशन का चलता है। एक चलता है फाइनेंशियल लाइन, जिसमें मंत्री लोग, वित्त मंत्री भी कल से बैठेंगे अलग अलग समूहों में, हर कंट्री का, IMF, वर्ल्ड बैंक के लोग बैठेंगे। एक चलता है शेरपा का लाइन। शेरपा के लाइन में जो मेजर लाइन है डिस्कशन का, उसमें ये सारे मुद्दे आते हैं कि गरीबी को कैसे एड्रेस करेंगे, क्लाइमेट चेंज को कैसे एड्रेस करेंगे, कौन कौन से रूट कॉजेज हैं जो गरीब को गरीब बनाए में रखने में मदद करते हैं। तो उन सारे को एड्रेस करने के लिए ये जो मीटिंग आज हो रही है, इसका असर आपको 2 साल बाद दिखेगा कि जो लोगों ने कमिट किया था यहाँ पे, उन लोगों ने क्या किया अपने देश में वापस जा कर के, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या हुआ। तीसरा लाइन होता है कि C20 का, सिविल 20 का, जिसमें अलाउ किया जाता है कि जो लोग इस धारा में बात नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को एक अलग ग्रुप के माध्यम से बातचीत चल रही है और वो सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए जाते हैं, जिसमें NGO, सिविल सोसाइटी के लोग अलग से, C20 की प्रक्रिया चल रही है। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने अलग अलग थीम के ऊपर में दिया है, जो इनको सामने प्रेजेंट भी होगा और उनके बुक में लगा के दिया भी जाएगा। तो ये 3 तरह से चीज़ों को जमा करके और एक जगह कंसोलिडेट करके उस पर निर्णय होने की प्रक्रिया है। तो इस तरह से यदि निर्णय होती है, लोगों की अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं, लोग जिम्मेवारी तय करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं कि जो सबसे कमज़ोर तबका है, जो हर समय प्रकृति को, पृथ्वी को बचाने चलने में सहयोग करता है, उसी को हम लोग ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम करके आप हमको आदमी समझिए कि वो अभी आदमी है, इतना समझना शुरू करिएगा तो उसकी पीड़ा आप समझने लगिएगा। राइट। अवध सर के जी, साथ, अच्छा ओके ठीक है मैडम। जी, आपने एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बहुत खास प्रश्न उठाए हैं जिनके बारे में चर्चा किया जाना सबसे ज़रूरी है। हमको G20 पर ही करना है, लेकिन हमारे मन में ये मुद्दे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पब्लिक भी जाने कि उसका क्या होना है। वास्तविकता में G20 का जब तक हम भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझेंगे तो ये चर्चा उतनी मूल्यवान नहीं होगी दर्शकों के लिए। तो मुझे लगता है अभी जो हमने चर्चाएं की वैश्विक समस्याओं के बारे में, तो हम कहते हैं वैश्विक समस्याएं, लेकिन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो लिस्टेड 17 गोल्स हैं, अगर हम उनको देखें तो दरअसल वैश्विक
से पहले हमारे देश की मुख्य समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो केवल देश की नहीं हैं और हमारे देश के हर एक जनमानस से जुड़ी हैं। हम अपने राज्य की बात करें, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में समझे तो हम आपने कहा जल जंगल ज़मीन, तो वास्तविकता में केवल ये जल जंगल और ज़मीन का मामला नहीं है। यहाँ पर आदिवासियत जो है वो जन की भी बात करती है और जानवरों की भी बात करती है। तो एक तरह से हम वास्तविकता में वसुदेव कुटुंबकम के जो मूल भावनाएं हैं वो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कुटुंब की के बारे में केयर, आपने डेवलपमेंट की बात की, तो कोई भी विकास कभी भी इस आधार पर नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसके साथ क्या हो रहा है उन भी कारणों पर चर्चा करनी चाहिए। उस विकास, क्या वो विकास समावेशी है या नहीं, क्या उस विकास से सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है या नहीं। आपने गांधी जी के दर्शन से शुरुआत की थी, तो मैं कहूँगी गांधी जी का जंतर अगर हम एक बार पढ़ें, उसमें यही बात की गई है कि हमारा डिसीजन, हमारा निर्णय समाज के हाशिए पर खड़े व्यक्ति पर हम क्या प्रभाव डालेगा, उसके बारे में हमें पहले सोचना है। और यहाँ पर अगर हम देखें झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर हम देख पा रहे हैं अपने जनजीवन में। सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो पोषण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, हम झारखंड में भी देख रहे हैं। झारखंड में हमें पता है देश की जो खनिज है उसका बहुत बड़ा प्रतिशत झारखंड से आता है, लेकिन झारखंड की धरा भी अभी उतनी गुणकारी नहीं रह गई है। हम देख रहे हैं शामिल कर लीजिए ना, आप सिर्फ शामिल कर लीजिए, देखिए फर्क पड़ने लगेगा विद इन 2 ईयर। जी, स्टॉक होल्डर बनाइए, 2 साल के अंदर फर्क दिखने लगेगा। जैसे हर्षवर्धन दयाल जी ने कहा कि उस पर भी फोकस है, हम ये कह रहे फोकस करते रहिए, आप उसको शामिल कर लीजिए, सिर्फ शामिल करिए। अगर मैं यही चीज कहना चाह रही थी, डिसर्टिफिकेशन जमीन ली तो उस जमीन के बदले में जो आप फायदा कमा रहे हैं उस फायदे में उसको हिस्सेदार बना लीजिए। दुनिया में ऐसे एग्जांपल हैं जहां पे लोगों ने शामिल किया है। इसी बहस में कई लोगों ने कहा है कि हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग में हमारे यहाँ हो रहा है, पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करने का हमारे पास नहीं गुंजाइश था, तो हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। स्थितियां बदलने लगी, उस इलाके की स्थिति बदलने लगी। हमारे पास पानी है, माइंस में पानी लगा हुआ है और लोग पानी के बगैर मर रहे हैं। हम उस पानी को मैनेजमेंट करके पानी तो पहुंचा सकते हैं ना, बहुत छोटी सी बात है। नहीं जी, पानी के बगैर नहीं मरेगा वो जी। जब डीप माइनिंग होगी तो स्वाभाविक है कि पानी नीचे जाएगा। करना क्या है, इतने मोटर हैं आपके पास, मोटर लगाइए और पानी उसके पास पहुंचा दीजिए, खेत में भी जाएगा, पेट में भी जाएगा। बिल्कुल हो सकता है ना। बोलते हैं झारखंड रीच अंडर द ग्राउंड, पुअर अबव द ग्राउंड। तो मैं 2 बात जोड़ूंगा। अवध किशोर जी जो बात कही है, अभी आपने जो बात भी उठाई थी, जो पार्टनरशिप, जो बेनिफिशियरी, जो आदिवासी लोग या जो जिसका जमीन लिया जा रहा है उनको पार्टनर है, जो विक्टिम है उसको आप उनको पार्टनर बनाया जाए, पार्टनर बनाइए। इस कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा जो CSR के बारे में, हमारा जो CSR प्रोग्राम है, बट अभी जो अवध जी होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री पूरा ग्लोब में, पूरा एंटायर वर्ल्ड में, उनका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। जैसे हमारा कॉर्पोरेट में ज़मीन लेने के बाद जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ उनका इंटरवेंशन से, सिमिलरली मैं बता रहा हूँ जो डेवलप्ड कंट्रीज का एक इंटरवेंशन होनी चाहिए, उसको उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बने, उनका एक जैसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट कंट्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए जो डेवलपिंग कंट्री को डेवलप बनाए। बट हमारा बहुत सारी कंट्रीज दे आर हैंकरिंग लाइक एनीथिंग नो, उसको कैसे हम डेवलप्ड बने। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री अभी डी ग्रोथ के साइड में चल रहे हैं, उनका और डेवलपमेंट नहीं चाहिए उनको। जैसे बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री जैसे फ्रांस, जर्मनी, UK, US, सो उनको बहुत डेवलप्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको और डेवलपमेंट नहीं चाहिए। नाउ दे आर लुकिंग फॉर द डी ग्रोथ। इसे अगर वो एक सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच चुके हैं, वही कंट्रीज को अभी दे शुड हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज, ये मेरा कहना है जी। और क्लाइमेट एक्शंस की भी अगर हम बात करें तो समय समय पर अनुसंधान हुए हैं जो बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है डेवलपिंग कंट्रीज़ पर, विकासशील देशों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा बजाय विकसित देशों के। तो हम उस दौर में तो और ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये चर्चाएं हम करें, विकसित देश समझें अपनी जिम्मेवारी को और ये समझें कि विकासशील देशों को भी हमें अपनी मुख्य धारा में लेकर आना है और किस तरह से उन्हें। विकसित देशों ने, हर्षवर्धन दयाल जी के लिए, विकसित देशों ने यही समझा कि हम भारत में बनने वाले उत्पादों से सस्ता माल वहाँ ठेल दें ताकि हमारा माल बिक जाए, वो अपना गीत गाते रह जाए।
आप ग्लोबलाइजेशन के बाद देख सकते हैं कि हर जगह तमाम कोशिशों के बावजूद उनके माल धड़ल्ले से बिक रहे हैं, इसलिए कि मार्केट में वो सस्ता पड़ता है। आप ऑनलाइन चीज़ें मंगाइए और ऑफलाइन चीज़ें खरीदिए, देखिए दोनों में फ़र्क पड़ जाता है ना? बिल्कुल। तो जो जूता बनाने वाला है, जो लोहा बनाने वाला है, जो सोना बनाने वाला कारीगर है, वो कहाँ फिट बैठ रहा है उसमें? जो हल चलाने वाला है वो कहाँ फिट बैठ रहा है उसमें? उसके शरीर पर भी तो कुर्ता चाहिए ना भाई। हम कह रहे हैं कि G20 ग्लोबलाइजेशन में तो ये नहीं हुआ, नुकसान हो गया ग्लोबलाइजेशन में, जो मैं मान के चलता हूँ उसका और नुकसान ही हुआ। अब ये G20 जो अपने देश में हो रहा है, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, इसका कहीं आउटकम उसके पास जाएगा क्या हरीश्वर जी? हाँ, ये जैसे आप व्यापार की बात की, बात सही है कि दो चीज़ें हुई हैं। एक तो बाहर से जो सामान आ रहा था, एक डंपिंग जो है वो शुरू हुआ है हमारे यहाँ, सस्ते में मिल रहा है सामान। तो उसके लिए अगर आप देखिएगा तो G20 में हुआ क्या है कि WTO के अंदर जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो प्रोसेस था वो ठप पड़ा हुआ है, और उस पर आप देखिएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के जितने केसेस हैं वो पेंडिंग हैं, और किसी एक या दो कंट्री के। जी मैंने ठप तो नहीं किया, गरीब आदमी ने ठप तो नहीं किया, ठप तो इन्हीं लोगों ने किया। तो उसके लिए उसके लिए है क्या कि इसमें फिर से उसको शुरू करने की बात हो रही है। निश्चय ही ठप करने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा USA का। दूसरे के हथियारों की बिक्री जो है कि हम हथियार बेचेंगे तो आतंकवाद कैसे रुकेगा? हाँ, हथियार बेचेंगे तो एक देश दूसरे देश से लड़ते रहेंगे। हाँ, उस पर कंट्रोल होना चाहिए ना भाई। हाँ, आदमी के विकास की चीजें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, और हथियारों की खरीद बिक्री, हम उसके पास ये वाला बम है तो ठीक है, विनाश का, विनाश वाली चीज। लेकिन इसमें था कि एक तो हुआ कि जो इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं इनका रिजोल्यूशन होना चाहिए, और उसके लिए इन्होंने फिर डेट दिया है। एक बार 2022 तक था कि इसको रिजॉल्व किया जाए, फिर से ये प्रोसेस शुरू किया जाए और फिर रिजॉल्व किया जाए। अभी 2024 तक का है कि 2024 तक इसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाए। तो यह अगर होता है। दूसरा क्या है कि सभी देशों ने यह अनुभव किया है कि सिर्फ एक कंट्री है जहाँ से कि आपका जो प्रोडक्शन का भी सेंटर हो गया है और ग्लोबल मार्केटिंग चेन का भी सेंटर हो गया है, तो उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। आप देखिएगा कि यहाँ से जो बिडेन जा रहे हैं वियतनाम, तो वियतनाम एक दूसरा सेंटर के रूप में उभर रहा है कि जहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो सके, जो सिर्फ एक कंट्री तक सेंटर्ड था। हम लोगों का कंट्री भी उसमें फ़ायदे में रहेगा अगर मान लीजिए डाइवर्सिफाई करता है। तो अभी तक जो हम लोग एक ऑफिस बने हुए थे पूरे ग्लोब का, तो हम लोग एक प्रोडक्शन हब भी बन सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर भी शुरू होंगी, और डिस्प्यूट ख़त्म होगा तो ये जो सामान को सस्ते में दूसरे देशों में बेच रहे हैं, डंपिंग प्रक्रिया है, ये डंपिंग प्रक्रिया भी समाप्त हो सकेगी। और MSMEs को प्रमोट करने के लिए हर क्षेत्र में उसमें भी काफ़ी इस पर प्रयास है। डिजिटल इकोनॉमी के सेंटर बनने की प्रयास है। तो डिजिटल इकोनॉमी में भी देखिएगा कि स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं जिसका कि यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। तो स्किलिंग होगा, जो गरीब लोग हैं वो फिर स्किल अपने को स्किल कर सकेंगे और फिर अर्थव्यवस्था की में शरीक हो सकेंगे। एम्पावरमेंट उनका इकोनॉमिक होगा तो फिर सोशल एम्पावरमेंट भी उसके साथ साथ होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ प्रयास हैं यहाँ पर जो कि आगे जा कर के फलीभूत होंगे, और जिससे कि गरीबी यहाँ ही नहीं पूरे विश्व में, खास करके सदर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड है, उसमें यह कम होना शुरू। इसमें जो बिडेन जी जो जाएंगे वियतनाम, जो बोल रहे हैं उनका जो लेबर इकोनॉमिस्ट ज़्यादा बढ़िया से समझेंगे, जो इसमें लेबर मार्केट वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो वियतनाम, इंडिया और चाइना, ये तीन कंट्री है लेबर मार्केट में। लेबर मार्केट बहुत स्ट्रांग है बिकॉज चीप लेबर फोर्स मिलते हैं चाइना और इंडिया और वियतनाम में। और मैं कहीं, मेरा दोस्त है साउथ कोरिया में, वो साउथ कोरियन जो फ्रेंड्स बोल रहे थे, साउथ कोरिया, जापान और US तीन कंट्री है, तीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इन लोगों का आँख यही तीनों कंट्री में, किस तीन कंट्री ना, चाइना, इंडिया एंड वियतनाम में। उन लोगों ने ज़्यादातर वियतनाम जाते हैं। चाइना में क्योंकि चाइना में थोड़ा लेबर फोर्स का जो लैंग्वेज इशू आती है, इंडिया में लैंग्वेज इशू नहीं है। इसलिए आप देखिएगा सैमसंग प्रोडक्शन कंपनी, सैमसंग कंपनी, वो वियतनाम में प्लांट है, उसका चाइना में प्लांट है, और इंडिया में प्लांट, रिसेंटली इंडिया में प्लांट शायद गुजरात में बना हुआ है या नोएडा में होगा। तो क्यों? बिकॉज चीप लेबर फोर्स। तो इसी वजह से अभी जो बिडेन भी ही इज ऑल्सो आइंग एट वियतनाम।
फॉर प्रोडक्शन पर्पस, बिकॉज चीप लेबर फोर्स अवेलेबल होते हैं वहाँ। और एक जो बायलैटरल डिस्कशन भी होना है, पूरे 3 दिन में 13 बायलैटरल डिस्कशन होना चाहिए हम लोग का डेलीगेट के साथ में, यूएस, यूके, इन सारे कंट्री से। भारत सरकार ने स्ट्रांगली एक एजेंडा रखा है कि सिर्फ माल का आवागमन नहीं हो, आप बना के हमारे यहाँ भेज देते हो, जो कमज़ोर कंट्री में डंप कर देते हो, वहाँ का सामान नहीं बिकता है। एक और इन्होंने बोला है कि आप अपना वीज़ा का जो सिस्टम है उसको यूज़ करो, ताकि हमारे क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स तुम्हारे यहाँ जाए काम करे, जिसको यूएस ने पिछले 3-4 साल से रोक लगा के रखा है कि यहाँ एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स वहाँ नहीं जाएंगे। चाइना किसी कंट्री को घुसने नहीं देता है। तो इंडिया का बोलना है कि माल के तरह आदमी का भी आवागमन होना चाहिए, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का रिसेशन का बहुत असर नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारे बहुत सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं और वहाँ इनकम करके इंडिया को पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस करते हैं। तो इसके वजह से हमारे ऊपर कभी भी 2008 के रिसेशन का भी बहुत असर नहीं हुआ। अभी रिसेशन चल रहा है, उसका भी असर हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारे ह्यूमन रिसोर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं और अलग अलग कंट्री में जाए काम कर रहे हैं। तो एक एजेंडा है और हमारी सरकार इन बातों को समझती है। और इस हर जगह पे, हर एजेंडा में आप देखेंगे, जब पूरे एजेंडा को आप डाउनलोड करके पढ़िए तो हर एजेंडा में एक मुद्दा लाया गया है, ये जो डंपिंग का इशू है और ह्यूमन रिसोर्स के मूवमेंट का इशू है। आज ही शाम को मीटिंग होना है यूएस प्रेसिडेंट के साथ में, हम लोग प्रधानमंत्री का, उसमें एक एजेंडा ही है कि वीज़ा को यूज़ कीजिए और हमारे लोगों को जाने का मौका दीजिए। तो इश्यूज है नज़र में, लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए एक और मुद्दा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलते हैं लोग सुपद, और जब प्रैक्टिकल में यहाँ से वापस जाते हैं तो करते हैं कुपद। ये एक बड़ा डाइकोटमी है, जिसकी वजह से दुनिया में जो सुधार की व्यवस्था अभी तो पूरा वहीं पर जैसे आप जो कंपनी, जितनी कंपनी हमारे झारखंड सरकार के साथ में एग्रीमेंट किया है, उसने कुछ ने ये भी किया कि वहाँ के लोगों को हम हिस्सेदार बनाएंगे। एम्प्लॉय नहीं बनाते हैं लोग, सब बाहर से, दिल्ली बॉम्बे से एम्प्लॉय ला के बैठाते हैं और काम करते हैं, जिसकी वजह से जो संसाधन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था हमारे लोगों के हाथ में, वो नहीं हो पाता है। फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर हम G20 शिखर सम्मेलन को देखें तो ये एक हमारे लिए बड़ा अवसर बनकर उभरा है, क्योंकि एक व्यक्ति के तौर पर, राज्य के तौर पर, देश के तौर पर भी हम अपनी प्राथमिकताओं को बड़े मंच पर, वैश्विक मंच पर रख पा रहे हैं। और कोरोना महामारी के बाद अभी हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस एक्टिविटीज़ की, इन्वेस्टमेंट की, तो कोरोना पेंडेमिक ने हमें सिखाया कि केवल बिजनेस ही काफ़ी नहीं है, और हमें मानव सेंट्रिक होकर, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक होकर अपनी योजनाएं बनानी होंगी। और उसी तरीके से SDG गोल नंबर 8 भी यही बोलता है। SDG का भी एम्फेसिस उसी पर है। भारत का संविधान भी यही बोलता है कि हर किसी को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। बोलता तो सब है, बोलने से करता नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं ना भाई कि बोल तो सभी रहे हैं, हो तब ना जी। मंगरू उरांव, बुदना उंडा, अगर उनके साथ भी वो चीजें बरती जाए, कोई महिला डाइन के नाम पर नहीं मार दी जाए, ये कौन करेगा? ये वही करेंगे जो जानते हैं कि डाइन कहना गलत है, उनके लोग करेंगे, और सरकार जो रेगुलेट करती है वो करेगी। यही तो लोग हैं भाई, और कौन करेगा? वो तो कोशिश कर रही है कि उसको नहीं मारा जाए, वो चिल्लाती है कि हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको बचा लो। कौन बचाता है? पूरा का पूरा गांव मार डालता है, पूरा का पूरा गांव मार डालता है, और कोई गवाह नहीं मिलता है, ना कोई गवाही देने तैयार होता है, इसलिए गांव शामिल है। तो ये जो अंधविश्वास है कि हम गरीब हैं इसलिए कि हमको भगवान ने गरीब बना दिया। भगवान क्या के लिए गरीब बनाया? भगवान तो आपको आदमी बनाया, हमको भी आदमी बनाया, दूसरे को भी आदमी बनाया, नहीं जी। ये जो हाँ कही हाँ, ये अवधेश जी एक महत्वपूर्ण बात कर रहे थे, ये जो C20 जो सिविल सोसाइटी के साथ कंसल्टेशन है, तो उसमें भी लगता है कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उठेंगी। उसमें एक महिला ग्रुप भी है जिसके साथ इनको कंसल्टेशन इनका होगा, या फिर हमारे यहाँ भी एक महिला है, बोल रहे हम कम दे रहे हैं उसको। पूरा नहीं, पूरा उनको अवसर मिलेगा। हाँ, नहीं तो आपने काफी हद तक हाँ, तो उसमें फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी क्या किया है, बहुत सारे सिविल मुद्दों को उन्होंने उठाया है और क्या उसका होना चाहिए, कैसे हल होना चाहिए। तो जो इम्प्लीमेंटेशन की जो कमी हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उभर करके आ रही हैं, और लगता है कि उसका भी फायदा होगा। जी जी। तो अभी
हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, हम कंक्लूड भी कर रहे हैं। और मैं कंक्लूडिंग एस्पेक्ट में यही एक बात रखना चाहूँगी कि हमें G20 से क्या मिला। अगर इस प्रश्न को हम सोचें क्या मिलेगा, क्या मिला और क्या उम्मीद और की जा रही है, तो मुझे लगता है एक लर्निंग, हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग अगर देखें तो बहुत कुछ हमें सीखने के लिए है विकसित देशों से, क्योंकि विकसित देशों ने अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अच्छे से काम किया है। आज उनके मुद्दे दूसरे हैं, लेकिन अभी हम कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल मुद्दों से ही जूझ रहे हैं, तो हमारे लिए भी बहुत सारी लर्निंग की चीज़ें हैं। और ऐसे में एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है हर एक राज्य को। मैं कहूँगी मान लीजिए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हमें ये प्रेसिडेंसी मिली है, तो ये बहुत बड़ा अवसर है उन्होंने हमें दिया है। ऐसे में राज्य सरकारों की भी ये एक चुनौती है उनके सामने कि इस डिस्कशन के फोरम के माध्यम से वो अपने सेल्फ असेसमेंट करें कि हमारे राज्य में क्या हमारे पास संसाधन है, क्या हम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्या हम अपनी जनमानस की भावना समझ पा रहे हैं, उनके मुद्दों को सही तरीके से डील कर पा रहे हैं नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही बड़ा अवसर है और सभी के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी समय है G20 के माध्यम से। जी निरंजन जी कंक्लूड कर रहे हैं। मैं कहूँगा जो फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में मुझे पूछा गया था डिजास्टर और रिस्क रिडक्शन के बारे में बोलने के लिए, उसी पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। जो क्लाइमेट फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। G20 का जो एसोसिएशन है, जो समिट है, ये बड़े रिच कंट्रीज़ का कुछ कहीं ठीक है, इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं, बट एटलीस्ट द रिच कंट्री इंडिया। सो रिच कंट्रीज़ के जो प्लेटफॉर्म है उसमें एक प्रोविज़न बनाया जाए G20 के थ्रू से, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो, एंड सारी कंट्री, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और ये क्लाइमेट फाइनेंस का बेनिफिट सभी कंट्री को दिया जाए। हरीश्वर जी, अगर हम अपने दर्शकों को मैसेज देना चाहें कि इससे मैसेज क्या जाता है? मैसेज जा रहा है कि इसका काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एक तो एक्सिक्यूटिंग पार्ट, इम्प्लीमेंटिंग पार्ट जो है वो हमको लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आप कह रहे हैं वो एक्सिक्यूट हो, इम्प्लीमेंट हो, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या AK सिंह? हाँ, मुझे लगता है कि ये एक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है, और भारत सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संसाधन, हमारे देश के लोगों के द्वारा तैयार किए गए जो हस्तकला के द्वारा तैयार किए गए चीज़ों, ये सब के बारे में प्रत्येक चीज़ों की जानकारी दी जाए उन लोगों को। हर आदमी अपने टेबल में बैठ के भी स्क्रॉल करके किस स्टेट का क्या विशेष है, किस आदिवासी समुदाय का क्या विशेष चीज़ हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, इस सब की जानकारी देने की व्यापक कोशिश हो रही है। और मुझे जो कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि हमारे देश के बिजनेस, जो गांव के बिजनेस हैं, वो पूरी दुनिया में जाएं, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। हमारा खत्म हो रहा है, इसलिए G20 आप देख रहे हैं दूसरे चैनल्स पर, दूरदर्शन के और जो दिल्ली और दूसरे वो हैं वहाँ से देख रहे हैं, या दुनिया के जो चैनल्स हैं उस पर देख रहे हैं। आप यह मानिए कि इससे भला होना है, और ये उम्मीद की जानी चाहिए, जो लोग हाशिए पर हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। उम्मीद के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। बीच बहस में आज बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।